A very good morning, all of you. Welcome again, class 9, subject Social Studies, Civics. The book name is Democratic Politics First. And we have started the chapter number 2, what is democracy and why democracy. So today's topic is major decisions by elected leaders. देखो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मेजर डिसीजंस बाय द इलेक्टेड लीडर्स. जो इलेक्टेड लीडर्स रहे हैं उनके बारे में पढ़ना है. So in Pakistan, General Pervez Musharraf led a military coup in October 1999. देखो ये एक्चुअली एक पूरा बताया जा रहा है लीडर्स के बारे में जिन्होंने डेमोक्रेसी में बहुत कुछ अलग किया है. कुछ गलत है, काफ़ी हद तक सही है, मतलब जो भी सही और गलत है अभी आपको पता चल जाएगा. तो पाकिस्तान डेमोक्रेसी वाला था या नहीं था, है या नहीं रह चुका है, हम उसके बारे में बात करेंगे. यहाँ पे इंसिडेंट्स बता रहे जा रहे हैं कुछ कंट्रीज़ के बारे में. जैसे एक तो पाकिस्तान है, इसके बाद में हम दूसरा जो टॉपिक रहेगा उसमें देखेंगे. तो पाकिस्तान के बारे में ये है कि मेजर डिसीजंस जो बाय इलेक्टेड लीडर्स, तो इलेक्टेड लीडर में बात आ रही है परवेज़ मुशर्रफ के बारे में हम बात करेंगे. द जनरल परवेज़ मुशर्रफ ऑर्गेनाइज्ड अ कूप. देखो ध्यान से समझना, देयर आर सम पॉइंट्स. हमें पता है परवेज़ मुशर्रफ जो है वो पास टाइम में एक्स प्रेसिडेंट रह चुके हैं, मतलब प्रेसिडेंट रह चुके हैं पाकिस्तान के. आज की डेट में वो एक्स प्रेसिडेंट हो गए हैं, अब नहीं हैं. ठीक है, तो वो कैसे बने थे प्रेसिडेंट? दुनिया की नज़रों में तो ये है कि प्रेसिडेंट डेमोक्रेसी के अंदर कौन बनता है? इलेक्टेड बाय द पीपल. लोगों की विश जो होती है उसके अकॉर्डिंग बनता है, लोगों की चॉइस के अकॉर्डिंग बनता है. बट क्या सच में ऐसा था, ऐसा है? देखो कुछ पॉइंट्स हैं इसके अंदर. सबसे पहला पॉइंट आ जाता है परवेज़ मुशर्रफ के बारे में. दैट इज़ जनरल परवेज़ मुशर्रफ ऑर्गेनाइज्ड अ कूप. उन्होंने कूप ऑर्गेनाइज किया था. ठीक है, मिलिट्री कूप था ये पूरा. एंड टुक ओवर, और उन्होंने क्या कर दिया, इसको टेक ओवर कर लिया था पूरा. और टेक ओवर करके क्या किया था, देखो इन्होंने मिलिट्री पावर अपने कंट्रोल में ले लिया है. ठीक है, मिलिट्री कूप बनाया है एक पूरा. कूप बोला जाता है इसको, कॉप भी बोला जाता है, मिलिट्री कॉप बोल देते हैं हम लोग. मिलिट्री कॉप इन्होंने जब बनाया था अपने अंडर में रखा उसको पूरा, और इससे उन्होंने मिलिट्री पावर पूरी अपने हाथ में ले ली. एंड आफ्टर दैट देखो सबसे पहले तो आ रहा है इन्होंने मिलिट्री बनाया है. मिलिट्री कॉप बनाने के बाद में अब ये अपने हाथ में लेंगे एडमिनिस्ट्रेशन वाली पावर. एडमिनिस्ट्रेशन में सबसे बड़ी हेड पावर किसके हाथ में होती है? प्रेसिडेंट के हाथ में. तो उन्होंने क्या किया, प्रेसिडेंट वाली पावर जो थी वो पोस्ट अपने हाथ में ले ली. एंड वंस अगेन ही कंडक्टेड टू रेफरेंडम इन 2002 एंड एक्सटेंड हिज टाइम पीरियड. अब देखो पहले तो वो ज़बरदस्ती क्या बन गए हैं, प्रेसिडेंट बन गए हैं. ठीक है, अब सेकंड इन्होंने क्या किया, एक रेफरेंडम. ठीक है, एक रेफरेंडम कंडक्ट करवाया 2002 में. और क्या किया, अपने जो ये प्रेसिडेंट बने थे, ये प्रेसिडेंट का टाइम पीरियड कितना होता है, 5 इयर्स तक का. और 5 ईयर बाद में क्या होता है, ओवर हो जाता है. फिर एक नया इलेक्शन होता है, नया प्रेसिडेंट आता है. तो यहाँ पे यही बात है कि जो प्रेसिडेंट है वो जो इलेक्शन कंडक्ट होने वाले हैं, उन्होंने इलेक्शन कंडक्ट करवाने की बजाय क्या किया, एक ऐसा रूल कंडक्ट कर दिया. ठीक है, एक ऐसा रेफरेंडम कंडक्ट करवा दिया जिसके अकॉर्डिंग उन्होंने अपना जो टाइम पीरियड था वो 5 ईयर तो वो थे ही पहले, और 5 ईयर और एक्स्ट्रा बढ़ा लिया, एक्सटेंड कर लिया. नाउ अब ये रेफरेंडम क्या होता है? रेफरेंडम का मीनिंग होता है कि पब्लिक से आप कम्युनिकेट करता है, ये जो प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर होता है, पब्लिक से कम्युनिकेट करके पब्लिक की चॉइस, मतलब पब्लिक की विश होती है उसको पूरा करता है. यानी कि कोई डिसीजन ले रहे हैं उसमें पब्लिक इनको इट इज़ लाइक जैसे पब्लिक किसी चीज़ की डिमांड कर रही है, राइट. पब्लिक इज़ डिमांडिंग फॉर समथिंग और दे आर विशिंग टू डू समथिंग. वो कुछ विश कर रहे हैं कि आप ऐसा करो. ओके, तो यही चीज़ है कि पब्लिक की जो विश है वो उसको ऐसा दुनिया को बताया दिया जाता है कि पब्लिक की विश है कि 5 ईयर के लिए जो अपकमिंग 5 ईयर है उसमें भी क्या हो जाए, प्रेसिडेंट परवेज़ मुशर्रफ ही रहने चाहिए. जबकि ऐसा है नहीं, है ना, रियल में ऐसा था नहीं. अगेन अब क्या होता है ऐसे में, बट मीडिया प्रोटेस्ट इज़
अब मीडिया ने क्या किया, प्रोटेस्ट किया, किसको, इसको। बट मीडिया प्रोटेस्ट दिस रेफरेंडम। अब मीडिया ने क्या कर दिया, ये जो रेफरेंडम सिस्टम है इसको प्रोटेस्ट कर दिया, इसके अगेंस्ट चली गई मीडिया। ठीक है, देखो मीडिया है, मीडिया को डेमोक्रेसी सबसे ज़्यादा अगर कहीं पे यूज़ होती है तो वो मीडिया वाले ही करते हैं, है ना। हम लोगों को तो इतना पता भी नहीं होता। तो डेमोक्रेसी का वो अपने फ़ायदा उठा रहे थे। प्रेस को सब जगह फ्रीडम है, नॉर्थ कोरिया के अलावा सब जगह फ्रीडम है। ठीक है, तो यहाँ वो अपनी फ्रीडम जो है उसको यूटिलाइज़ कर रहे हैं और प्रोटेस्ट करते हैं रेफरेंडम का। और लास्ट में ये प्रूव कर दिया जाता है, प्रेस क्या करता है, इस चीज़ को प्रूव करने की कोशिश करता है कि जो परवेज़ मुशर्रफ है उन्होंने ये रेफरेंडम जो है वो गलत तरीके से कंडक्ट करवाया है और लोगों को ज़बरदस्ती और गलत तरीके से अपने फेवर में किया है या अपनी ओर झुकाने की कोशिश की है। नाउ अब जनरल परवेज़ मुशर्रफ क्या करते हैं, अब उनके साथ एक और प्रॉब्लम आ गई। जब मीडिया के सामने ये बात आ गई है तो पूरी दुनिया को सच्चाई पता चल जाएगी कि क्या हो रहा है। तो जनरल परवेज़ मुशर्रफ एक और पॉइंट करते हैं। देखो कुछ पॉइंट्स बताए थे मैंने आपको। सबसे पहले तो उन्होंने क्या किया था, मिलिट्री कॉप जो थी वो अपने अंडर में कर ली, मिलिट्री कॉप बना दिया, अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर दिया 1999 में। सेकंड, उन्होंने खुद को प्रेसिडेंट बना दिया। ठीक है, थर्ड उन्होंने क्या किया, एक रेफरेंडम पास करवाया और उस रेफरेंडम के अकॉर्डिंग उन्होंने नेक्स्ट 5 ईयर और अपने आप को बढ़ा लिया, यानी कि 10 ईयर के लिए अब वो रूल करने वाले हैं, गवर्निंग करने वाले हैं कंट्री की। अब इसके अलावा और क्या होने वाला है, अब इसके अलावा जनरल परवेज़ मुशर्रफ एक और चीज़, क्योंकि क्या हो गया, देखो अब नेक्स्ट होता है प्रोटेस्ट हो रहा है। किसका प्रोटेस्ट हो रहा है, उन्होंने जो डिसीजन लिया है इस चीज़ का प्रोटेस्ट हो रहा है। देन अगेन जनरल परवेज़ मुशर्रफ टुक एन एक्शन, उन्होंने एक और एक्शन लिया। ही टुक अ स्टेप, एक स्टेप लेते हैं, वो स्टेप कौन सा है, ही इशूड एन ऑर्डर। वो क्या करते हैं, एक ऑर्डर इशू करते हैं और वो ऑर्डर क्या होता है, लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर। परवेज़ मुशर्रफ इशूड एन ऑर्डर, एक ऑर्डर इशू करते हैं, दैट इज़ लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर। अब उन्होंने ये ऑर्डर इशू कर दिया। ठीक है, अब इस ऑर्डर का मतलब क्या होता है, देखो इस ऑर्डर का मीनिंग है कि अब पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने की पावर उनके हाथ में आ गई है। देखो ये क्यों किया था उन्होंने, ये इसलिए किया था क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनको उनकी पोस्ट से हटाया जाए। भाई डेमोक्रेसी में क्या होता है, डेमोक्रेसी में यही होता है कि प्रेसिडेंट जो है वो इलेक्ट होता है, पब्लिक के चॉइस से होगा। अब पब्लिक की चॉइस इन्होंने की नहीं। पब्लिक की चॉइस का मतलब क्या हुआ, ऐसे नहीं कि हम जाके हमारे जो भी प्रेसिडेंट है उनको हमने नहीं इलेक्ट किया है, लेकिन हमने जिन रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट किया है वो आगे चल के उनको इलेक्ट करते हैं। लेकिन यहाँ तो वो कहाँ पे इलेक्ट करेंगे, पार्लियामेंट में। यहाँ तो कोई पार्लियामेंट्री सिस्टम ही नहीं आ रहा है, तो पार्लियामेंट्री सिस्टम इसमें ये भी नहीं है। तो परवेज़ मुशर्रफ कहाँ से कंडक्ट होके आए हैं, कहाँ उन्होंने इलेक्शन फ़ाइट किया, नहीं किया है। ज़बरदस्ती बोल रहे हैं कि लोगों ने कर दिया, लोगों ने कर दिया। अब लोगों ने कैसे कर दिया, मीडिया इतना अपोज़ कैसे कर रही है, और मीडिया अपोज़ कर रही है तो पब्लिक भी तो अपोज़ कर रही है, तब मीडिया ने बोला है ना। वरना मीडिया को इतनी परमिशन थोड़ी ना होती है कि पब्लिक की विश के अगेंस्ट जाकर के वो कोई काम कर दे ना। अब क्या हो गया, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया पाकिस्तान के, एंड टुक द पावर इन हिज हैंड, और सारी पावर अपने हाथ में ले ली। वो जो पार्लियामेंट्री वाली पावर होती है ना कि प्रेसिडेंट अगर अपनी विश के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहा है, देखो ये एक और स्टेप है ना। पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन में क्या हो रहा है, अमेंडमेंट कर रहे हैं परवेज़ मुशर्रफ। अब अगर ऐसा नहीं होता है, ठीक है, कैसा नहीं होता है कि गवर्नमेंट जब चल रही होती है और उस बीच में अगर किसी को उसकी पोस्ट से रिमूव करना है तो उसके लिए क्या होता है, मेजॉरिटी लाई जाती है। सबसे पहले ऑर्डर पास किया जाता है, एक ऑफ़र रखा जाता है, ठीक है ना, बिल पेश होता है जिसमें बताया जाता है कि ये जो पर्सन है ये बिलीवेबल नहीं है, अब इसको रिमूव करना है। फिर उस पर वोटिंग होता है, फिर मेजॉरिटी काउंट होती है। अगर मेजॉरिटी यस में आती है तो उसको हटा दिया जाता है, नो में आती है तो नहीं हटाया जाता। तो ऐसा तो कोई प्रोसेस किया ही नहीं है वहाँ पे, परवेज़ मुशर्रफ ने कुछ नहीं करवाया है। उल्टा उन्होंने तो ये कह दिया है, एक नया रूल डलवा दिया कॉन्स्टिट्यूशन में
दैट ओनली उसने क्या किया, परवेज़ मुशर्रफ ने असेंबली जो थी उसको डिसमिस करवा दिया, पार्लियामेंट्री और ये सब डिसमिस करवा दिया, हटा दिए, बिल्कुल ही गलत कर दिया। ये तो एक तरह से डिक्टेटरशिप हो गया, ठीक है। और अब उन्होंने एक नया रूल बनाया, उसके अकॉर्डिंग था ओनली दैट पर्सन मीन्स नॉन इलेक्टोरल पर्सन हु नेवर इलेक्ट, ओनली इलेक्ट भी नहीं, ओनली फाइट भी बोल सकते हो आप इसको, फाइट तक नहीं किया है जिसने, इलेक्शन जीतना तो बड़े दूर की बात है, ऐसा ही पर्सन जो है उनको क्या कर सकता है, उनकी पोस्ट से हटा सकता है। अब ऐसे पर्सन को कहाँ से लाएंगे, असेंबली ही हटा दी है, ठीक है। तो अब क्या हो जाता है, अब उन्होंने क्या किया, इसके बाद ही एस्टेब्लिश नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल। अब उन्होंने असेंबली हटा दी और उस असेंबली की जगह क्या लगा दिया, मिलिट्री को ला रहे हैं। ये देखो, हमने जब वो चिली कंट्री के बारे में पढ़ा था तब भी यही था, मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल कर रही थी। अब यहाँ पे भी यही चीज़ आ रहा है कि मिलिट्री को ला रहे हैं कंट्रोल करवाने के लिए। किसको कंट्रोल करवाने के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम के लिए। इज़ दैट पॉसिबल? क्या आर्मी ऑफिसर्स आके हमारी कंट्री को गवर्न कर सकते हैं क्या? अगर वो करेंगे तो प्रोटेक्शन कौन करेगा? और अगर प्रोटेक्शन नहीं करेंगे तो फिर किसी भी कंट्री का एक्सटर्नल अटैक का खतरा रहेगा। और दूसरा, उनको तो उनका वर्क ही प्रोटेक्शन करने का है, क्या वो दूसरा काम कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। देन ही एस्टैब्लिश्ड नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल एंड इट सुपरवाइज कैबिनेट मिनिस्ट्री। अब उन्होंने एक नई जो मिनिस्ट्री सिस्टम बनाया था उसको, कैबिनेट मिनिस्ट्री सिस्टम को सुपरवाइज़ करवाने का काम मिलिट्री को दे दिया। मतलब ये बंदा क्या कर रहा है, दोनों चीज़ों को मिक्स कर रहा है। मतलब सुपरवाइज़ करने का काम भी मिलिट्री को दे दिया है और मिलिट्री को ही सारी जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम वाला जो वर्क है वो भी सारा वर्क इसके हाथ में दे रहा है। सो दैट इज़ नॉट द गुड थिंग, ये एक सही चीज़ नहीं थी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन। अब ये बात कर रहे हैं फ्री और फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन के बारे में। हम दूसरी कंट्री का बात कर रहे हैं, वो है चाइना और मैक्सिको। इन दो कंट्रीज़ के बारे में हम देखेंगे। देखो, चाइना में क्या था, इसको ऐसे समझो, चाइना में ये चीज़ थी, इन चाइना इलेक्शंस जो होते थे वो 5 ईयर के लिए होते थे। कितने टाइम के लिए? 5 साल के लिए होते थे। अब जो इलेक्टिंग पर्सन्स हैं, ठीक है, वो कहाँ से आएंगे? नेशनल पीपल्स कांग्रेस, ठीक है। अब ये नेशनल पीपल कांग्रेस जो है, देखो चाइना में इसका नाम दूसरा दिया हुआ है, ये दे रखा है क्वांगुओ, रेनेमिन, दैबैयो एंड दहुई। हम इसको NPC लेके चलते हैं, नेशनल पीपल्स कांग्रेस बोलकर। तो अब ये नेशनल पीपल कांग्रेस जो है ये डिक्लेयर कर रहा है कि चाइना इज़ ऑल्सो अ डेमोक्रेटिक कंट्री। चाइना भी क्या है? डेमोक्रेटिक कंट्री है। लेकिन ऐसा होगा नहीं, देखना, मैं बोल रही हूँ डेमोक्रेसी है और होगा भी नहीं, ये दोनों बातें एक साथ कैसे हो रही है अभी देखते हैं। नाउ सेकंड, एक्चुअली ये ऐसे इसलिए नहीं था बिकॉज ऑफ टू बी अ पार्ट ऑफ इट। अगर आपको इलेक्शन फाइट करना है तो आपको पार्ट बनना पड़ेगा इस NPC का। सपोज़ इंडिया में अगर इलेक्शन होते हैं, आपने देखा होगा इलेक्शन में सबसे बड़ा एग्जाम्पल अगर मैं आपको बता दूं, अगर कोई भी पार्टी आपको अलाउ नहीं कर रही है, अगर आप किसी और पार्टी से नहीं जुड़ना चाहते हो या उस पार्टी के थ्रू नहीं इलेक्शन फ़ाइट करना चाहते हो या वो अलाउ नहीं करते हैं, तो आप क्या कर सकते हो? अपनी एक अलग पार्टी बना सकते हो, बिना किसी पार्टी के भी लड़ सकते हो, ठीक है। आपने देखा होगा दिल्ली में जो अभी CM है मिस्टर अरविंद केजरीवाल, उन्होंने अपनी एक अलग पार्टी बनाई है ना, आम आदमी पार्टी। एकदम सडनली उन्होंने एक पार्टी बना दी, आम आदमी पार्टी। पहले अब तक हमने सिर्फ 3 के बारे में सुना था, BJP, कांग्रेस एंड निर्दलीय हम सुनते थे, अदर्स में सुनते थे। अब उन्होंने एक आम आदमी पार्टी भी बना दी। तो ये जो आम आदमी पार्टी है, इसमें क्या होता है, ये आम आदमी पार्टी में ये क्या करते हैं, अपनी पार्टी बना के अलग रूल करते हैं। फिर इन्होंने इलेक्शन फाइट किया एंड उनको क्या हुआ, CM की पोस्ट जो है वो मिल गई, ठीक है, वो इलेक्शन में जीत गए। अब यहाँ बात कर रहे हैं NPC का। देखो, उन्होंने किसी ने भी, मतलब
अरविंद केजरीवाल ने किसी भी पार्टी को ज्वाइन नहीं किया था, ना किसी से परमिशन ली, ना कोई बात, बिकॉज ऑफ दिस इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री एंड ही हैज़ राइट। उनको राइट है इस तरह से इलेक्शन फाइट करने का या इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने का। तो बिल्कुल यही चीज़ इसमें आती है। यहाँ पे क्या था, तो चाइना में भी यही होना चाहिए। अगर किसी पर्सन को इलेक्शन फ़ाइट करना है तो वो ऐसे ही फ़ाइट कर ले, ज़रूरी नहीं है किसी पार्टी से उसको परमिशन लेनी है या किसी पार्टी में जुड़ना है। बट ऐसा था, वहाँ पे ये चीज़ नेसेसरी थी, दैट इज़ टू बी अ पार्ट ऑफ इट अ कैंडिडेट नीड्स द अप्रूवल ऑफ द चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी। अब कोई भी कैंडिडेट है उसको इसकी परमिशन लेनी पड़ेगी, किसकी? चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक है, सेम थिंग एनपीसी सॉरी। तो ये सब करना पड़ेगा। बट ऐसा करते हुए हम इसको क्या बोल सकते हैं? डेमोक्रेटिक तो नहीं बोल सकते, तो ये तो डेमोक्रेसी नहीं हुआ। सेकंड केस, दैट इज़ मैक्सिको। केस ऑफ मैक्सिको के बारे में देखते हैं। मैक्सिको क्या होता है? देखो यहाँ पे होता है PRI, ये ध्यान रखना आप, PRI। ठीक है, अब ये PRI का मीनिंग क्या होता है? PRI का मीनिंग होता है इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी, मतलब उल्टा हो गया एक तरह से। पार्टी P एंड जो हमने पहले ही ले लिया रेवोल्यूशनरी R एंड इंस्टीट्यूशनल I हो गया। तो ये जो PRI है, इस PRI की पार्टी जो थी वो क्या करती थी मैक्सिको में भी यही चीज़ था। बोला जाता था कि क्या होगा, इलेक्शन है जो सबको फाइट करने का राइट है, यूज़ टू विन ऑल द इलेक्शंस। लेकिन वहाँ पे PRI हमेशा जीतती थी, कोई दूसरी पार्टी जीतती नहीं थी। देखो इंडिया की बात करेंगे तो इंडिया में ऐसा होता है क्या कि सिर्फ कांग्रेस ही कांग्रेस जीत रही है, सिर्फ बीजेपी जीत रही है? ऐसा नहीं होता है, चलता रहता है। कभी इलेक्शन बीजेपी जीत जाती है तो कभी कांग्रेस जीत जाती है। जो भी अच्छा वर्क करेगा, जो कंट्री को डेवलपिंग की तरफ लेकर जाएगा, ऑब्वियसली वही कंट्री का जो है वो गवर्नमेंट बनाने का राइट रखता है, डिज़र्व करता है। और प्रेजेंट का तो नहीं बोलेंगे क्योंकि प्रेजेंट में अभी कोई इतना है भी नहीं, इसीलिए बीजेपी गवर्नमेंट में है। तो दूसरी बात ये आ जाती है, यहाँ पे ये था सारे इलेक्शन कैसे जीत जाती थी? हाउ इज़ दैट पॉसिबल कि कोई दूसरा जीत ही नहीं पा रहा है? देखो अब इसमें इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी क्यों बोला हुआ है इसको? इसका मीनिंग ये होता है कि ये लोग क्या करते थे, PRI यूज्ड मैनी काइंड ऑफ ड्यूटी ट्रिक्स टू विन दैट। बहुत सारी ट्रिक्स लगाते थे, ये तब जीतते थे, है ना। आपको भी अगर अच्छे मार्क्स लाने हैं तो बहुत सारी ट्रिक्स लगाओगे। ठीक है, ट्रिक्स ही लगाना है ना, पढ़ने वाली ट्रिक्स लगाना, मेहनत वाली ट्रिक्स लगाना, स्मार्ट स्टडी वाली लगाना, चीटिंग वाली मत लगाना जैसे ये लोग लगाएंगे। यहाँ पे ये होता है, दे फोर्स टू स्कूल एंड स्कूल्स टीचर्स। वो क्या बोलते थे? स्कूल टीचर्स को बोलते थे कि आपको क्या करना है, उनको समझाना है। फोर्स करना है पेरेंट्स को बोलना है कि वो सिर्फ वोट उनको ही दे। ठीक है, बच्चों को भी यही चीज़ सिखा दी जाती थी। तो पेरेंट्स जो होते थे, अब देखो ये थ्रेटन भी हो सकता है, समझाना भी हो सकता है। इट इज़ सेम लाइक बाय हुक बाय क्रुक, दे जस्ट वांट टू विन। उनको क्या है, सिर्फ जीतना है। तो इस पर्पज़ से उन्होंने क्या किया, स्कूल टीचर्स जो थे, पहला पॉइंट इसमें जो आया है वो यही है, सारी ट्रिक्स वगैरह यूज़ करते थे। उन मैनी ट्रिक्स में नाम आता है वो ये वाला ही आएगा कि वो स्कूल टीचर्स को कहते थे कि तुम पेरेंट्स को जो है वो फोर्स करो, और वो टीचर्स करते थे, है ना। अपने तो नहीं करते ना, इंडिया में करना भी नहीं चाहिए, कहीं पे भी नहीं करना चाहिए, दैट इज़ योर पर्सनल चॉइस। अब टीचर्स फोर्स करते थे तो भी वो जीत जाते थे। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट था जो इसका, वो ये था कंट्रोल टू मीडिया। उन्होंने मीडिया को पूरी तरह से कंट्रोल कर रखा था, मीडिया उसके अगेंस्ट जा ही नहीं सकती थी, उनके फेवर में ही बोला करती थी। तो लोगों को भी लगता था कि हाँ ये पार्टी ठीक है। अब देखो आपको इलेक्ट कब करना पड़ेगा, जैसा मैंने आपको बताया बीजेपी ही आई है। बीजेपी के कंपैरिजन में अगर कोई रहता, ठीक है, और वो स्ट्रॉन्ग रहता, अगर हमें सच में लगता कि नहीं ये कोई ऐसा पर्सन है वो कर सकता है, तो ऑब्वियसली उसके आने के चांसेस होते। कोई दूसरी पार्टी, दो पार्टीज़ आपस में हैं एंड बोथ आर वेरी स्ट्रॉन्ग, और हमें लगता है कि दोनों ही पार्टीज़ जो हैं वो हमारे कंट्री को डेवलप के रास्ते पे लेकर जाएगी, तो ऑब्वियसली दोनों में कंपटीशन होगा। बट अगर एक ही पार्टी खड़ी हो रही है, दूसरी पार्टी है ही नहीं, देयर इज़ नो एनी ओपोजिशन पार्टी, कोई दूसरी पार्टी है ही नहीं, एक ही पार्टी है, वही रूलिंग थी पास्ट टाइम में भी, आज भी वही इलेक्शन फाइट कर रही। तो जब दूसरा पर्सन ही नहीं है, कॉम्पिटिटर ही नहीं है, तो कंपटीशन कैसे होगा? हो ही नहीं सकता। देन देयर इज़ ओनली वन चॉइस,
तो वही कंडीशन वहाँ पे हो रही थी मैक्सिको में। ओके नाउ अब अगर हम इन दोनों की बात करें, जैसे मैक्सिको की भी बात कर ली हमने और ये चाइना की भी कर ली, तो इन दोनों में जो चीज़ आएगी वो क्या आएगी, व्हाट कैन वी कंक्लूड, हम क्या आखिर में रिज़ल्ट क्या निकला है। रिज़ल्ट में ये निकलेगा, अ डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन अ फ्री एंड फेयर इलेक्शन वेयर दोज करेंटली इन पावर हैव अ फार चॉइस ऑफ लूजिंग। यहाँ पे इन दोनों को देख के लग रहा है, देखो ये कहते हैं कि वी आर डेमोक्रेटिक कंट्री, हमारी कंट्री जो है, हम जो है डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, लेकिन डेमोक्रेसी आई कहाँ से, जब आपको इलेक्शन में खड़े होने की पब्लिक को परमिशन ही नहीं है। फर्स्ट, सेकेंड थिंग, यू डोंट हैव राइट टू इलेक्ट अ राइट पर्सन अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। एक फेयर चॉइस जो होनी चाहिए, एक फेयर इलेक्शन जो होनी चाहिए, वो है ही नहीं। आज आपको कोई फोर्स करता है क्या गन पॉइंट पे रख के कि नहीं तुम्हें तो उसी पार्टी को वोट देना है, नहीं होता है, बोलकर देखे, नहीं कर सकते। ठीक है, हम अपनी मर्ज़ी से जाते हैं, अपनी मर्ज़ी से वोट देते हैं, जिसको भी देना हो, जो भी हमें सही लगता हो। एक वोट बहुत मैटर करता है, बहुत मैटर करता है, इसलिए आपको इसकी वैल्यू समझनी चाहिए और इलेक्शन में हमेशा पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्योंकि एक गलती से, एक गलती के या गलत पर्सन को वोट देने से होता ये है कि पूरी कंट्री स्पॉइल हो जाती, पूरी कंट्री को सफ़र करना पड़ता है हमारे साथ साथ। तो यही कंडीशन है कि यहाँ जहाँ पे फेयर इलेक्शन ही नहीं है, ट्रांसपेरेंसी ही नहीं है, ठीक है, जहाँ कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं है, डेवलपिंग के बारे में कोई सोच ही नहीं रहा है, डेवलपमेंट ही नहीं कर रहा है, तो वहाँ तो फिर कहाँ से डेमोक्रेसी आ गया, वो तो कोई डेमोक्रेसी हुआ ही नहीं, देयर इज़ नो एनी डेमोक्रेटिक कंट्री। तो सेम कंडीशन जो है वो चल रही थी। सो इट इज़ इनफ फॉर टुडे एंड वी विल कंटिन्यू आवर टॉपिक इन द नेक्स्ट वीडियो विद अ न्यू टॉपिक। Till then, take care of yourself. Thank you for the watching.